हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर कंट्रोल करती है। बट जब हम उस कंपनी की बात करेंगे तो टुवर्ड्स द एंड हम जरूर वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे एंड साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये कंपनी इतने मार्जिन क्यों कमाती है। एंड मोर ओवर वील ऑल्सो डिस्कस कि किस टाइप की इंडस्ट्री में, क्या स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री है, सिक्लिकल इंडस्ट्री एंड शैलो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, एंड ऐसे टाइप को बिजनेस को अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसकी आपको वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एनालिसिस, आज मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंडेशन लेके आया हूं कि अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं सो दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट। द नेम ऑफ द बुक इज द 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग बाय मिस्टर पैट डॉर्सी। तो बेसिकली दिस बुक विल टेल यू अबाउट कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंट मेंटल मॉडल्स हैं। अगर आप इंश्योरेंस की इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको क्या देखना है, अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पढ़ते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में क्या देखना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पढ़ते हैं लाइक केमिकल्स तो केमिकल्स में आपको क्या देखना है। सो दिस बुक विल टोटली एक्सप्लेन यू कि डिफरेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स क्या है एंड इट विल ऑल्सो टीच यू अबाउट ग्रॉस मार्जिन, ईबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी क्या होता है, आरओआईसी क्या होता है, विद मल्टीपल एग्जांपल्स। सो दिस इज द बुक रिकमेंडेशन फॉर द डे एंड लिंक फॉर द बुक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन below. बट अब हम वीडियो स्टार्ट करते हुए हम एक पहले मेंटल मॉडल की बात करते हैं एंड ये मेंटल मॉडल एक बहुत ही काफी बारी हमने लोगों से सुना है, अब्यूज्ड वर्ड है, बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल. सो कमिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ is that Mr. Pat Dorsey says that unless a company has an economic moat protecting its business, competition will soon arrive on its doorstep and eat away its profits. Wall Street is littered with dead husks on companies that went from hero to zero in a heartbeat. सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज दैट जब भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस को पढ़ रहे हैं तो उस बिजनेस में कोई ना कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे देयर इज फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन. अगर आप अब नॉर्मल पैसे कमा रहे हैं देन फ्यूचर में क्या आएगा, कॉम्पिटिशन विल कम इन एंड इट विल ट्राई टू कम्पीट अवे योर प्रॉफिट्स. तो हाउ नॉट टू लेट द प्रॉफिट्स गो अवे इज बाय हैविंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज और व्हाट ही कॉल सिंपली एज अ मोट. तो जिस बिजनेस का हम एनालिसिस करें इसका नाम है कैम्स बाय द नेम ऑफ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो कैम्स के बिजनेस एनालिसिस को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप कैम्स के आज मार्जिन देखते हैं तो यूल फाइंड कि कैम्स का जो पैट मार्जिन है दैट इज क्लोज टू 28.9%. तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं वेदर दैट इज हाई और लो. फिर अगर आप कैम्स का ईबिटा मार्जिन देखते हैं तो कैम्स का ईबिटा मार्जिन आज 43.8% है. तो आप लोग इस वीडियो को अगेन पॉज करके सोच सकते हैं कि नॉर्मल कंपनी का ईबिटा मार्जिन कितना होता है, कैम्स का इतना ज्यादा क्यों है. सिमिलरली अगर आप कैम्स का पीबीटी मार्जिन देखते हैं तो आज 39% के आसपास है. तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू कंसिडर कि इस बिजनेस में ऐसी क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है कि ओपन मार्केट इकोनॉमी इसको मोर देन 40% ईबिटा मार्जिन कमाने दे रही है या फिर मोर देन 25% पैट मार्जिन ये बिजनेस कमा पा रहे हैं. क्योंकि ऑन एन एवरेज इंडियन बिजनेसेस के जो ईबिटा मार्जिन हैं जो अगर आप लिस्टेड कंपनीज में देखते हैं तो नॉट मोर देन 15-20% से ज्यादा नहीं है एंड पैट मार्जिन आर नॉट मोर देन 8-10%. सो व्हाई इज दिस बिजनेस एबल टू मेक मोर देन 25% पैट मार्जिन. तो पूरा बिजनेस एनालिसिस इसके बारे में एंड वैल्यूएशन को आप जरूर देखना क्योंकि वैल्यूएशन विल हेल्प यू, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में सिक्लिकलिटी का भी एलिमेंट होता है तो वो रिस्क मैं आपको पहले ही बता के रखता हूं. पहले हम सिंपली समझते हैं कि कैम्स करता क्या है. सो कैम्स इज एन आरटीए. आरटीए स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. तो आरटीए का एक रोल क्या है इंडियन कैपिटल मार्केट्स में. तो सिंपली अगर आप समझेंगे कि आरटीए क्या करता है तो यू विल गेट एन आइडिया कि आरटीए जितनी भी आपकी रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर ट्रांजैक्शंस होती है कि वो क्या इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, क्या रिडीम कर रहे हैं, क्या स्विच कर रहे हैं, आरटीए ये करता है. तो आरटीए एक तरीके का जो भी डेटा होता है, सपोज करते हैं आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं एग्जाम्स में तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं थ्रू आउट द लास्ट 4-5 ईयर्स वो कहाँ पे स्टोर होंगे. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आरटीए डज कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड से आप कोई म्यूचुअल फंड स्विच कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट आरटीए डज. It is literally the back end for asset management companies and who just have to focus on marketing and investment management and outsource all admin tasks. It collects data from all it collects data and जितनी भी asset management companies हैं जैसे आपका HDFC AMC हो गया, SBI हो गया, तो इन सारी AMCs को न्यू स्कीम लॉन्चेस करने में हेल्प करती है कि किस टाइप की स्कीम पे इस टाइम पे इन्वेस्टर्स का ज्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं.
एंड और एक क्या चीज करता है आरटीए, तो आज कैम्स की अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द इंडिया मोर देन 270 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हैं कि अहमदाबाद में ब्रांच है, या फिर दिल्ली के अंदर आप देखते हैं तो करोल बाग साइड पे ब्रांच भी है इनकी। तो ऑल ओवर अगर आप इंडिया देखेंगे तो 270 ब्रांचेस हैं, एंड इन ब्रांचेस से इन्वेस्टर्स की क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको सिंपली समझना है कि एक आरटीए क्या करता है, तो आरटीए को आप बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी क्या करते हैं कि आपका जो भी टास्क है उसको ऑलरेडी स्केड्यूल करना, आपके काफी सारे जो एडमिन टास्क है उनको करना। तो सिंपली व्हाट एन आरटीए डज इज सिमिलर टू दैट, but not only for mutual funds, it will also help distributors, it will also help investors, and it will also help AMCs. तो यहाँ पे क्या करते हैं ये, सो बेसिकली किस किस के लिए क्या इस टाइम पे रोल है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट्स एंड अलर्ट्स आते हैं कैम्प से। आपको कोई भी क्वेरीज है या सर्विस रिक्वेस्ट है तो आप कैम्प से वो कर सकते हैं। आपकी जो ईमेल मैनेजमेंट और ईमेल बैक सर्विसेज है वो भी इनसे ही आती है। आपको एसएमएस एंड ऑनलाइन कस्टमर सर्विस या फिर एसएमएस अलर्ट्स आते हैं वो भी कैम्प से आते हैं। कैम्प्स का कॉल सेंटर भी है जिसको आप कॉल करके अपनी जो क्वेरीज है उनको एड्रेस कर सकते हैं। फिर पुश एंड पुल सर्विसेज भी है। एंड मोर ओवर अगर आपको डायरेक्ट एसआईपी स्टार्ट करनी है विदाउट एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप कैम्प्स के ऑफिस या कैम्प्स की ऐप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कैम्प्स डज फॉर एन इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी। अब कैम्प्स एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या करते हैं, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हर जगह जाके म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कैम्प्स क्या करते हैं, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक हेल्प डेस्क है। अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन कॉन्टैक्ट कैम्प्स, एंड वहाँ पे एक कॉल लाइन नंबर भी होता है और यहाँ कैम्प्स के ऑफिस भी जा सकते हैं। तो इट्स अ हेल्प डेस्क फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ तक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो ARN कोड आता है दैट इज ऑल्सो लाइक फैसिलिटेटेड बाय कैम्प्स। एंड किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बेसिकली अगर फर्स्ट टाइम जाके अपने अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस भी लेना है तो कैम्प्स के ऑफिस जाना पड़ता है। और क्या करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रोकरेज स्ट्रक्चर्स। तो रिकॉर्ड कीपिंग करता है, तो कहीं पे तो स्कोर कीपिंग होगी ना, तो दिस इज व्हाट कैम्प्स डज। फिर आपकी ब्रोकरेज की कंप्यूटेशन करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, फिर क्लॉबैक ऑफ ब्रोकरेजेस की करता है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर की क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कंप्लायंस विद नो योर कस्टमर रेगुलेशंस, compliance with SEBI regulations, setting up of accounts, onboarding of intermediaries, anti-money laundering services, suspicious transaction reporting, compliance with scheme document, management information reporting, and fee computation and administration की fee आपकी कितनी compute होती है। तो अगर आप इस मल्टी फैसेटेड प्लेटफॉर्म को देखते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट ओनली द सेक्रेटरी फॉर AMCs, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व इन्वेस्टर कंसर्न्स, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प सॉल्व द डिस्ट्रीब्यूटर कंसर्न्स। अगर आपको सिंपली ये बिजनेस समझ आया हो तो जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इन द चैट सेक्शन कि आपको बिजनेस मॉडल समझ आना स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कैम्प्स के बिजनेस में क्या एंट्री बैरियर्स हैं और आप और मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकते। तो इस इंडस्ट्री में क्या एंट्री बैरियर्स हैं, तो पहला सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, सो फर्स्ट सोर्स इज दैट इस इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली डुओपोलिस्टिक इन नेचर। तो दो ही कंपनीज है इस इंडस्ट्री में, जिसमें से अगर आप देखते हैं तो कैम्प्स का मार्केट शेयर 69% है, वेयरएज रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री का मार्केट शेयर 31% है, दैट इज कार्वी इनका जो दूसरा कंपेटिटर है। सो अगेन कैम्प्स यहाँ पे इज द मार्केट लीडर। अगर आप कैम्प्स का यहाँ पे AUM भी देखते हैं तो अब जो इनके क्लाइंट्स हैं वो SBI म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, IDFC, DSP, टाटा म्यूचुअल फंड, L&T एंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो इनके क्लाइंट्स का जो AUM है दैट इज 26,57,033 करोड़, वेयरएज जो कंपेटिटर के क्लाइंट्स का AUM है दैट इज 9,85,903 करोड़। सो अगेन फर्स्ट थिंग इज डुओपोलिस्टिक इन नेचर, एंड कैम्प्स इस डुओपोली में भी मार्केट लीडर है। व्हाट इज द सेकंड की कंपेटिटिव एडवांटेज इन दिस इंडस्ट्री या फिर एंट्री बैरियर के, तो सेकंड की एंट्री बैरियर इन दिस इंडस्ट्री इज टिपिकल कैच 22 सिचुएशन है। माने कि पहले ब्रांच लगाएं या कस्टमर्स को लाएं, या पहले अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करें या कस्टमर की वेट करें, क्योंकि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत है। तो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपको पैन इंडिया जाके ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, आपको अपने टेक स्टैक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे कैम्प्स का डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्लेटफॉर्म है, AMCs के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म है। एंड अगर प्लेटफॉर्म पे कोई ऑनबोर्ड नहीं करता तो आप किसके लिए खर्चा कर रहे हैं। तो माने पहले कैच 22 का क्या मतलब होता है, सिंपली
पहले मुर्गी आई या अंडा आया, राइट? सो दैट इज द सिंपल मीनिंग। तो सिमिलरली कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स बहुत होती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज बिजनेसेस बिल्ड अ लॉट ऑफ स्केल। तो कैम्स का भी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो 1996 1997 में दे एंटर्ड द आरटीए बिजनेस, 2000 में एचडीएफसी ने इनमें इन्वेस्ट करा, फिर 2014 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इनमें इन्वेस्ट करा एंड दिस वाज द फर्स्ट लाइक आरटीए जिसने जो एक फर्स्ट ओपन जो म्यूचुअल फंड था दैट इज अलायंस म्यूचुअल फंड, उनके साथ उनका जो आरटीए सर्विसेज है हैंडल करना स्टार्ट करा। उससे पहले म्यूचुअल फंड्स काफी सारी आरटीए सर्विसेज इन हाउस ही करते थे, बट इन हाउस करने की सेंस नहीं बनती क्योंकि आपको बार बार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यू कैन जस्ट आउटसोर्सेज एज अ म्यूचुअल फंड एंड आप सिर्फ अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे ध्यान दे सकते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर क्या सोर्सेज ऑफ एंट्री बैरियर है? तो कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज्यादा है, सो नो हाउ एंड लर्निंग कर्व ऑफ वर्किंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स है, फिर क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, और फिर हाई अमाउंट ऑफ टाइम इज नीडेड टू माइग्रेट फ्रॉम वन आरटीए टू दी अदर। तो यहाँ पे आपको एक सुन के पता लगेगा कि यहाँ पे एक पहले आरटीए था बाय द नेम ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो इन हाउस ही करता था, बट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ बार बार अपने आप को चेंज करने का, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ऑल्सो गेव अवे इट्स आरटीए बिजनेस टू कैम्स। अनदर वन जो यहाँ पे था दैट वाज सुंदरम, एंड सुंदरम म्यूचुअल फंड का जो आरटीए बिजनेस था जो पहले वो इन हाउस करते थे दैट ऑल्सो दे गेव अवे टू कार्वी। सो दिस टेल्स यू कि कोई भी म्यूचुअल फंड इस बिजनेस को इन हाउस नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा हैसल है, कितने सारे एडमिन टास्क हैं, और म्यूचुअल फंड विल रैदर कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रैदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। इस वजह से आरटीएस एग्जिस्ट करते हैं एंड आज यहाँ पे आरटीए की इंडस्ट्री इस वजह से डुओपोलिस्टिक है। और भी क्या प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में जो एक बैरियर टू एंट्री भी बन जाती है। लाइसेंस तो लेना उतना मुश्किल शायद से नहीं होएगा अगर एनएसडीएल सीडीएसएल भी लेना चाहते हैं, बट बैरियर टू एग्जिट क्या है कि अगर आप एक प्लेयर का सपोज करते हैं, अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के सारे इन्वेस्टर ट्रांजैक्शंस काफी सालों से संभाल रहे हैं और उनका इन्वेस्टर्स का डेटाबेस भी मेंटेन कर रहे हैं, अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड को स्विच करना है कैम से टू कार्वी, सो व्हाट विल हैपन कि आपको पूरा जो इन्वेस्टर्स का डेटा है अप्रूव करके कार्वी में लेके जाना पड़ेगा। एंड इस प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो एक क्रिटिकल एलिमेंट क्या है? डेटा का एंड क्लाइंट के ट्रस्ट का। सो यू कांट प्ले विद इट, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन माइग्रेट, सो दिस एंड्स अप बिकमिंग एन एग्जिट बैरियर एज वेल। सो दिस इज वाई इसको हम कहते हैं क्लासिक स्विचिंग कॉस्ट एंड स्टिकीनेस इन द प्रोडक्ट है। सो दिस इज वाई द बिजनेस हैज एन एंट्री बैरियर। अगर आप इनकी कॉन कॉल में एक चीज सुनते हैं तो कॉन कॉल में ये भी बताते हैं कि इन्होंने अभी 60 to 65 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करें बिकॉज सेबी की रेगुलेशन है कि आपकी जो करंट कैपेसिटी है ट्रांजैक्शंस हैंडल करने की, आपकी उससे 2x ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए एट ऑल द टाइम्स। बेसिकली अगर आप इंडस्ट्री में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सपोज करते हैं आज आप 100 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकते हैं, बट सेबी की क्या रेगुलेशन है कि आपको ऑलरेडी अपफ्रंट इन्वेस्ट करके 200 करोड़ की हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास। So that is again an element of high upfront investments. This is why this industry becomes difficult for other players to enter. और भी इस इंडस्ट्री के अंदर लर्निंग कर्व भी है क्योंकि आप 20-25 ईयर्स से म्यूचुअल फंड्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सेबी के साथ सारे रेगुलेशंस भी पता है। सो इट एंड्स अप बिकमिंग एन इंडस्ट्री जहां पे लर्निंग कर्व, एग्जिट बैरियर्स, स्विचिंग कॉस्ट, ऑल दीज मल्टीपल मेंटल मॉडल्स आर प्रेजेंट। तो ये तो इस इंडस्ट्री में कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनकी 5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। तो पहली सबसे बड़ी की प्रॉब्लम क्या है? कई लोग कहते हैं अकाउंटिंग हो सकती है, कई लोग कहते हैं शेनानिगन्स हो सकते हैं, कई कहते हैं कोई और चीज हो सकती है, बट मेरा ये मानना है कि आपको स्टॉक ढूंढना बहुत जरूरी है कि हाउ टू फाइंड स्टॉक्स इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। So we have made a detailed 10-hour course as a part of SOIC membership जिसके अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि आप डिफरेंट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल टूल से कैसे आप एक स्टॉक फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इवन द रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ के हाउ यू कैन फिल्टर स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली। तो रिसेंटली हमने एक 15 मिनट की क्लास एक और अपलोड करी है विच विल टेल यू कि मैंने रिसेंटली एक स्टॉक को कैसे फिल्टर करा था जस्ट बाय रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। एंड रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ने से आप उस स्टॉक को फिल्टर इंडिपेंडेंटली खुद भी कैसे कर सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स इज अ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। सेकंड की प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको डिफरेंट नुआंसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में एक पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच क्या होती है, उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, बैलेंस शीट क्या होती है कंपनी की, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, ROC, ROIC, ROE क्या है, एंड डिफरेंट मार्जिन किस टाइप के हैं।
So this entire aspect is also covered in the SOIC business analysis course, which is also part of SOIC membership. थर्ड की एस्पेक्ट जो SOIC मेंबरशिप का है कि हम आपको ये भी सिखाते हैं कि आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स से सीख के अपनी जर्नी कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हम इंडिया के जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको बार बार इन्वाइट करते हैं एंड उनसे हम बार बार सेशंस करते हैं एंड उनसे हम सीखने की भी ट्राई करते हैं कि आप SOIC ट्राइब मेंबर्स उनसे क्या सीख सकते हैं। So we have invited close to 15 to 16 investors as of now, and SOIC tribe members भी उनसे questions पूछ सकते हैं, and all these sessions are part of SOIC membership. Fourth key thing about the SOIC membership is SOIC sectoral webinars. तो हम वर्ल्ड में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो QSR का सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो केमिकल्स का सेक्टर हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर हो, हम आपको ये सिखाते हैं कि इन सेक्टर्स में आपको इनकी लैंग्वेज कैसे इंटरप्रेट करनी है। कि अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एम्बेडेड वैल्यू एक मेट्रिक है, तो एम्बेडेड वैल्यू का क्या मतलब है, पूरी दुनिया में कंपनीज एम्बेडेड वैल्यू को कैसे देखती हैं। So all these things about sectoral analysis, which we have done almost 14 to 15 now, all these sectoral analysis are also a part of SOIC membership, along with कि कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं उसका भी एक डिटेल्ड वेबिनार है। एंड फाइनल टू की एस्पेक्ट्स आर, एक तो SOIC कम्युनिटीज का है जहाँ पे हम डिफरेंट बेसिकली जहाँ पे ट्राइब मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ साथ हम डिफरेंट सेक्टर्स बारे में, इंडेक्स के बारे में, ऑल दीज थिंग्स वी ट्राई टू गिव यू टूल्स कि आप इनको खुद कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव दी SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जो इस टाइम पे अभी भी कंस्ट्रक्शन के अंडर है, मॉड्यूल 2 तक कंप्लीट हो गए, जहाँ पे आपको A to Z ऑफ फाइनेंस की म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट्स क्या होती है, ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम. So all these 5 key aspects are part of one SOIC membership, and you can register for the SOIC membership with the link given below in the description. Now coming back to the video. Now the key question arises कि CAMS पैसे कैसे कमाते हैं, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं। तो CAMS के रेवेन्यू जनरेशन के 3 मेन सोर्सेज हैं। क्या 3 मेन सोर्सेज हैं? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रेवेन्यूज आर लिंक टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी जो 90% ऑफ द रेवेन्यूज दैट आर लिंक्ड, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप के रेवेन्यूज हैं। एक तो म्यूचुअल फंड एसेट बेस्ड है, एक तो म्यूचुअल फंड नॉन एसेट बेस्ड है। तो एसेट बेस्ड रेवेन्यू क्या होते हैं? So asset based revenue are simply charged as a percentage of AUM. तो यहाँ पे CAMS का जो एक टेलीस्कोपिक प्राइसिंग स्ट्रक्चर है या फिर एक स्ट्रक्चर्ड फी मॉडल है कि जैसे जैसे AUM बढ़ते जाएगा वैसे वैसे CAMS का एक परसेंटेज होगा AUMs का, आई थिंक 5 बिप्स के आसपास है, 5 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, जो इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड्स, इन सब के लिए अलग अलग स्कीम्स में ये चार्ज करते हैं। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इज। सो दिस वन इज लिंक्ड टू द AUM ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे अगर AUM से लिंक्ड है तो एक सिक्लिकलिटी का भी एलिमेंट हो सकता है। अगर किसी साल म्यूचुअल फंड्स का AUM गिरता है तो CAMS की भी जो फी है दैट विल आल्सो रिड्यूस, बिकॉज अगर AUM लिंक्ड है तो AUM कैन आल्सो गो डाउन। So this is 76% of the ways in which they make money. First remember this. बाकी जो दूसरा तरीका है CAMS का पैसे कमाने का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, that is नॉन ट्रांजैक्शन बेस्ड AUM. तो नॉन ट्रांजैक्शन बेस्ड AUM में क्या है? सपोज करते हैं किसी को पेपर प्रोसेसिंग करानी है अपनी SIP की, सो दैट इज वन वे CAMS मेक्स मनी। उसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके देखते हैं CAMS क्या है, कैसे पैसे कमाते हैं, दैट इज पेपर ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, देन एनालिटिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ब्रांच सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस। पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस की जो प्रोसेसिंग है दैट रिमेन्स वन ऑफ द बल्क ऑफ द वेज इन विच इट मेक्स मनी नॉन AUM रेवेन्यू में। बट आपको ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल। तो आज जितनी भी SIP स्टार्ट हो रही है, चाहे आप कर रहे हो चाहे मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि आप थ्रू पेपर, मतलब पेपर के थ्रू SIP कराते हैं, माने आप फॉर्म भर के SIP स्टार्ट कराते हैं या ब्रांचेस के थ्रू कराते हैं, या आप घर बैठे ही पेटीएम हो गया या फिर आपका ग्रो हो गया या फिर जीरोधा का कॉइन ऐप हो गया या मल्टीपल सच एप्लीकेशंस हैव कम अप, या म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाके करा रहे हैं या CAMS की वेबसाइट से करा रहे हैं। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बिकॉज दिस विल इंप्लाई कि इनका ये जो नॉन ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि पेपर बेस्ड बिजनेस इज इवेंचुअली डी ग्रोइंग, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस आज कंट्री में शायद से मतलब उसकी ग्रोथ कम हो जाए, आज भी होती है बट उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। So these are the 2 ways in which it makes money from the mutual funds. तीसरे तरीके पे आते हैं जहां से CAMS पैसा कमाता है, that is non mutual fund revenue. तो non mutual fund revenue क्या है? So this is basically the revenue that CAMS makes by servicing alternate investment funds, PMS हो गया आपका, PMS के अलावा इंश्योरेंस रिपोजिटरी हो गया आपका,
देन आपका कैम्स का खुद का भी एक पेमेंट लिंक है उससे, एंड कैम्स जो आपकी एनपीएस है दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, उनको सीआरए सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो दीज आर द प्राइमरी 3 वेज जिसमें से पैसा कमाते हैं। तो वापस आते हैं म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यूज पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कैम्स कितने पैसे लेता है इक्विटी, हाइब्रिड, डेट एंड लिक्विड एंड अदर फंड से, तो मतलब दिस इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इक्विटी फंड में जो AUM का 0.065 टू 0.07% था FY17 में उतने लेता था। फिर FY18 में 0.063 टू 0.067, फिर FY19 में 0.060 टू 0.065, then FY20 में 0.57 to 0.057 to 0.061, and FY21 में 0.053 to 0.057। सिमिलरली अगर आप डेट फंड में देखेंगे तो 0.027 था FY17 में, जो आज 0.025 के आसपास है। तो बेसिकली कैम्स जो फी चार्ज करता है इस टाइम पे 5 बेसिस पॉइंट्स की है, एंड इस फी के ऊपर क्या रिस्क है कि एक तो टियर्ड स्ट्रक्चर है कि जैसे जैसे AUM बढ़ते जाता है तो क्लाइंट का, तो आपकी फी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि टियर्ड स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है। तो इस वजह से तो कैम्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ होएगा ट्रांजैक्शन बेस्ड में से, दैट विल ऑलवेज लैक द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सेकेंड सोर्स यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे देखते हैं 2018-19 में जो अकॉर्डिंग टू सेबी जो एक आपका रूल आया था कि आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो को कट करनी पड़ेगी, तो जैसी TER रेशियो AMCs की कट हुई थी वैसे ही कैम्स के साथ वो बाद में आगे थे, बाद में रीनेगोशिएशन करने आगे थे, एंड बिकॉज ऑफ रीनेगोशिएशन कैम्स की भी जो यील्ड्स हैं विच दे चार्ज ऑन AUM दैट ऑल्सो फेल। तो ये बिजनेस के अंदर रिस्क भी है, एंड दिस इज व्हाट द बिजनेस मेक्स, बेसिकली ऐसे बिजनेस रेवेन्यू कमाते हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज अ क्रक्स ऑफ द बिजनेस। अब हम आते हैं जो अदर सर्विसेज कैम्स इस टाइम पे कर रहे हैं, AIF की होगी, KRA की होगी, इंश्योरेंस रिपोजिटरी की होगी। तो हम स्टार्ट पहले करते हैं इंश्योरेंस रिपोजिटरी से कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी होती क्या है। तो जैसे स्टॉक्स डीमटेरियलाइज हुए तो अब आप शेयर्स के फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके घूमते, वी कांट इवन इमेजिन डूइंग दैट। सिमिलरली यहाँ पे अब इंश्योरेंस रिपोजिटरीज का क्या पर्पस है कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी इन इंडिया इज अ डेटाबेस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इट अलाउज policy holders to make basically revisions to a policy, and ये 2013 में लॉन्च हुआ था, and it is also the motive to basically digitalize the insurance policies, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज आज भी फिजिकल स्ट्रक्चर में रहती हैं। तो अभी तक किन किन के पास लाइसेंस था, तो लाइसेंस अगर आप देखते हैं इंश्योरेंस रिपोजिटरी का तो NSDL, CDSL, कार्वी एंड कैम्स के पास है। एंड इंश्योरेंस रिपोजिटरी में क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि कैम्स का 40% मार्केट शेयर है। एंड इंडिया के अंदर अगर आप नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखते हैं तो मैथ कुछ ऐसी है कि आज इंडिया में टोटल 56.8 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। एंड अगर ये 56.8 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगर ये बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी है, ऐसे होएगा नहीं होएगा वो तो बहुत मुश्किल बताना है, बट अगर ये जो ई पॉलिसीज का पेनिट्रेशन बढ़ता है, सारे लोग इसको डीमटेरियलाइज करा लेते हैं, तो पर इंश्योरेंस अगर 25 रुपीज चार्ज भी आते हैं तो ये आपको 1400 करोड़ का इंडस्ट्री साइज यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर रेगुलेटर से पुश आता है तो। सो दैट इज समथिंग अ वेरी बिग इफ इट कम्स और नॉट, बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स ऑलमोस्ट जब से इंश्योरेंस रिपोजिटरीज ओपन है तब से तो इतना बड़ा कोई पुश आया नहीं है। अगर पुश आता है तो दिस कुड बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, जिसमें से कैम्स का मार्केट शेयर 40% है। तो 1400 करोड़ में से आप 40% का एक आइडिया ले सकते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 600-700 करोड़ के आसपास का, 760 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेशन है कैम्स का पॉसिबली हो सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा बिग इफ है। तो ये ऑप्शनैलिटीज है कैम्स जो डिफरेंट एरियाज में शूट कर रहा है। तो ये तो पहला बिजनेस था इंश्योरेंस रिपोजिटरी का। सेकेंड यहाँ पे बिजनेस क्या है कैम्स का, दैट इज ऑफ सर्विसिंग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो जितने भी AIFs हैं कैम्स उसको सर्व करते हैं। एंड अगर आज आप AIFs को देखते हैं तो कैम्स का यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्केट शेयर है। एंड AIFs के लिए कैम्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो फॉर डिफरेंट AIFs सो कैम्स उनको क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के अलावा भी कैम्स इनकी और कैसे हेल्प करता है, तो जो डेटा प्रोसेसिंग है उसमें हेल्प करता है, एंड इन्वेस्टर्स सर्विसेज में हेल्प करता है, और फंड अकाउंटिंग के अंदर भी हेल्प करता है। एंड आज ओनली 50% ऑफ द AIFs आर यूजिंग RTAs, बाकी 50% इन हाउस कर रहे हैं। एंड बाकी इस इंडस्ट्री में भी कैम्स इज द मार्केट लीडर। थर्ड की ऐसी और क्या सर्विस करता है कैम्स, दैट इज CRA फॉर नेशनल पेंशन स्कीम्स। तो यहाँ पे कैम्स क्या करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप आइडिया लगाते हैं कि CRA क्या है, तो यहाँ पे आप कॉन कॉल में देख सकते हैं। सो CRA इस टाइम पे बेसिकली जो नेशनल पेंशन स्कीम्स हैं या फिर जो भी पेंशन फंड्स हैं, तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट।
तो इनके लिए भी कैम्स स्टोर्स डेटा एंड प्रोसेसेस डेटा जो म्यूचुअल फंड्स के लिए कर रहे हैं। बट इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी देयर आर कंपेटिटर्स एंड इस इंडस्ट्री के अंदर CDSL, डॉटेक्स, कार्वी, NDML विच इज अ सब्सिडी ऑफ NSDL एंड कैम्स। तो ये सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी हैं एंड कैम्स का यहाँ पे सिर्फ 5 to 10% मार्केट शेयर है। Whereas नेशनल पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं दे हैव ग्रोन फ्रॉम 6.5 million to almost 15.7 million। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शनैलिटी दैट ओपन्स अप फॉर कैम्स। फाइनल अगर एक और ऑप्शनैलिटी देखते हैं, वैसे तो कैम्स पे भी है विच इज लाइक पेमेंट गेटवे फॉर कैम्स जो बेसिकली नैश मैंडेट के लिए। बट यहाँ पे कैम्स एक और काम क्या कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज दैट ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर जो यूएस के अंदर ऑलरेडी होते थे, अब इंडिया के अंदर भी अकाउंट एग्रीगेटर्स आ गए। तो व्हाट डू अकाउंट एग्रीगेटर्स डू? सो बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर्स बेसिकली एक सेंट्रल डेटा क्रिएट हो जाता है कि अगर लेंडर्स, NBFCs, बैंक्स या पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट या रोबो एडवाइजर्स अगर डेटा मांगते हैं किसी क्लाइंट का, एंड अगर अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू एक आपका जो कस्टमर है ही गिव्स कंसेंट, तो थर्ड क्या आएगा, तो द रिक्वेस्ट विल बी सेंट टू बैंक, GST प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, म्यूचुअल फंड हाउसेज एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। एंड फोर्थ फिर यहाँ पे क्या होएगा कि जो भी इंक्रिप्टेड डेटा है जो यूजर के कंसेंट से आया है वो जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं उनको चले जाएगा। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर इज एंड इस पे एट द एंड यू अर्न अ फी। तो यहाँ पे अगर आप इस बिजनेस में देखते हैं तो यूएस में ऑलरेडी ये बिजनेस चल रहा है, तो अकाउंट एग्रीगेटर का बिजनेस इंडिया में जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड इट इज रियली टेकिंग ऑफ। तो इट रिमेन्स टू बी सीन, अगेन इट्स एन ऑप्शनैलिटी। तो ये कितना हो सकता है रेवेन्यू का ये बताना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ ऑप्शनैलिटी। और भी यहाँ पे कैम्स क्या करता है, तो कैम्स डज नो योर कस्टमर, तो कैम्स इज द KRA, तो जो भी नो योर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है दैट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय कैम्स। तो अगर आप अदर सर्विसेज कैम्स की सारी लेते हैं विच इज नॉट लिंक टू द म्यूचुअल फंड बिजनेस, सो यू विल फाइंड दैट आउट कि अदर सर्विसेज के अंदर अभी कैम्स का अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में 2.8% AIF से आया, फिर 2.7% कैम्स पे से आया जो कैम्स का जो पेमेंट गेटवे है, फिर कैम्स का जो REP है वहां से 1.8% आया, फिर अदर्स जो आपका इंश्योरेंस और बाकी ऑप्शनैलिटीज होगी वहां से 2.5% आया। तो कैम्स का जो नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू है दैट इज क्लोज टू 9.8% टुडे, एंड इफ दिस रेवेन्यू क्लिक्स बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ ऑप्शनैलिटीज, तो देन इट कुड बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस ऑप्शनैलिटी को हमें ट्रैक करते रहना है जो भी कैम्स के आज इन्वेस्टर्स भी हैं। अब हम कैम्स की वैल्यूएशन की तरफ आते हैं और फिर हम कैम्स का थीसिस और एंटी थीसिस पॉइंटर देखते हैं। तो पहली चीज कैम्स और कार्वी का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे कैम्स एंड कार्वी के, तो आपको यहाँ पता लगेगा कि सेल्स कैम्स की 651 करोड़ से 915 करोड़ आई है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ 50% की सेल्स में, एब्सोल्यूट ग्रोथ नॉट द CAGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ। Whereas कार्वी की भी एब्सोल्यूट ग्रोथ लाइक 2022 में अगर आप देखते हैं तो मोर और लेस सेम रेट ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की ट्रेंडिंग कर रही है, बट कार्वी इज स्मॉलर इन साइज वर्सेस कैम्स। EBITDA देखते हैं तो EBITDA मार्जिन तो कैम्स का 45-44% है, कार्वी का 46.8% लास्ट ईयर ही हुआ है, उससे पहले माइनस में चल रहा था, बहुत लो सिंगल डिजिट्स में था। म्यूचुअल फंड लिंक्ड रेवेन्यू कैम्स का 91% है, नॉन म्यूचुअल फंड लिंक्ड रेवेन्यू 9% है, कार्वी का 64% है, नॉन MF 36% है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा कि जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं और प्रीमियम देखते हैं कैम्स का एज कम्पेयर टू AMC प्लेयर्स, तो जब HDFC AMC लिस्ट हुआ था तो उसका 1568 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन था 2017 में, जो ट्रेलिंग 12 मंथ पे 2132 करोड़ का है, यहाँ 2429 करोड़ का है। सो बेसिकली दीज बिजनेसेस आर ग्रोइंग इन समवेयर क्लोज टू 10 to 11% की विसिनिटी में बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ शायद से हायर हो सकती है, 792 करोड़ से 1602 करोड़ हुई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो मोटा मोटा 12% CAGR पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो करें। अगर आप P रेशियो देखते हैं HDFC AMC की तो 50 34 50 52 35 35 के आसपास चल रही है। सिमिलरली UTI AMC देखते हैं तो P रेशियो 23 to 28 18 to 21 के बीच में चल रही है, whereas UTI AMC का जो टॉप लाइन है वो 1000 करोड़ से 1339 करोड़ आया है, whereas ऑपरेटिंग प्रॉफिट 498 करोड़ से 641 करोड़ हुआ है। सो अगेन सम लाइक 8 to 10% ग्रोथ बिजनेसेस। पर कैम्स दोनों ही HDFC और UTI से प्रीमियम पे ट्रेड करा है। अगर आप देखेंगे तो HDFC से कैम्स वाज एट अ डिस्काउंट इन 2020, देन 53% प्रीमियम पे, 34.29% प्रीमियम पे, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ पे 14.29% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, बिकॉज लेसर कंपेटिटिव इंटेंसिटी इन कैम्स बिजनेस मॉडल वर्सेस AMCs, बिकॉज HDFC पहले मार्केट शेयर लूज कर रहा था, अब जाके मार्केट शेयर एकदम स्टेबल हो गया।
यूटीआई से देखेंगे तो 82% प्रीमियम पे, 185% प्रीमियम पे, 161% प्रीमियम पे, 90% प्रीमियम पे. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एएमसी प्लेयर्स से कैम्स इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम. एंड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू पूरा है $11 बिलियन रुपीज का, जो $20 बिलियन रुपीज का हो जाएगा. फिर एआईएफ का 1.1 बिलियन रुपीज का रेवेन्यू पूल है जो 2.8 बिलियन रुपीज हो जाएगा. सिमिलरली एनपीएस का आप देख सकते हैं एंड इश्यूअर सॉल्यूशंस का आपको एक आइडिया लग जाएगा जस्ट टू गेट एन आइडिया कि रेवेन्यू पूल इस इंडस्ट्री में कितना हो सकता है. तो शीट 2 के अंदर देखते हैं हम. तो शीट 2 में बेसिकली कैम्स के फाइनेंशियल्स हैं. कैम्स के फाइनेंशियल में यूल जस्ट फाइंड कि 2013 में ग्रॉस प्रॉफिट 295 करोड़ का था कैम्स का. तो 295 करोड़ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 863 करोड़ का हो गया. सो अगेन ऑलमोस्ट 10 years में जो ग्रोथ आई है कैम्स में, दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू सम 12 to 14% ग्रोथ रेट विच इज इन लाइन विद द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम इतने से ग्रो कर रहे हैं. अगर आप यहाँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो की ग्रोथ देखेंगे तो कैश फ्लो 84 करोड़ से कुछ 305 करोड़ तक ग्रो करे. दिस इज फ्रॉम 2016. तो आप यहाँ देख सकते हैं 2016 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 3.5x टाइप ग्रोथ है, 3.5 to 3.7x. So that just gives you an idea. Again, a very very stable business in its nature. ROE बिजनेस की हमेशा सुपीरियर रही है 25 to 30%, अभी 50% के आसपास चल रही है बिकॉज दे आर रियली जूस्ड आउट द मार्जिन्स. ROIC देखेंगे तो रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल इस टाइम पे काफी ज्यादा जा रहा है 87 to 84%, क्योंकि एसेट लाइट कंपनी है. Whereas अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ रेट देखेंगे कंपनी का तो इस टाइम पे 17% के आसपास चल रहा है. सो आई थिंक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज नॉट द करेक्ट मेट्रिक इन माय ओपिनियन. बट वेराज इफ यू जस्ट लुक एट दिस कि कंपनी के अगर आप यहाँ पे ये एक और चीज चेक करेंगे तो इफ यू जस्ट लुक एट बेसिकली वन वेरी इंटरेस्टिंग मेट्रिक इज कि अगर आप कंपनी का इस टाइम पे डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड कैम्स का 1.67%, एक टाइम पे 3.41% था, बिकॉज ज्यादा आपको पैसा रिटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. फाइनली जस्ट कमिंग टू द वैल्यूएशन आफ्टर लुकिंग एट फाइनेंशियल्स की ईबिटा एंड हमने पैट देख लिया, सो ज्यादा फर्क नहीं है. एंड वन थिंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इज कि पैट, पीबीटी एंड ईबिटा में इवन दो डिफरेंसेस हैं बट बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, तो माने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते कैम्स के बिलो द लाइन. फाइनली कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द सिनेरियोज ऑफ वैल्यूएशन. तो पहला सिनेरियो है कि सिंपल सिनेरियो है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि इंडस्ट्री 12% पे ग्रो करते रहती है, उसी 12% के रेट पे कैम्स ग्रो करते रहते हैं. एंड 12% पे टॉप लाइन ग्रो करती है कैम्स की, तो उतना ही मोटा मोटा ईबिटा केगर आता है 12% के आसपास का, राइट. फिर अगर इंडस्ट्री में बहुत तेजी आ जाती है तो बुल के सिनेरियो में आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री 14% पे ग्रो करे और कैम्स का भी जो CAGR है टॉप लाइन और ईबिटा का वो 14% के आसपास आ जाए. एंड यहाँ पे कैम्स की जो अदर ऑप्शनैलिटीज हैं लाइक इंश्योरेंस और ये सब बेसिकली किक इन करके आपका कैम्स का जो टोटल रेवेन्यू पाए में 25 to 30% यहाँ से आने लग जाए, राइट. 25 to 30%. तो ये बुल के सिनेरियो में नैरेटिव हो सकता है. और बेयर के सिनेरियो में नैरेटिव क्या है कि इंडस्ट्री ग्रोथ टेपर ऑफ होकर 10% हो जाए एंड कैम्स की भी जो ग्रोथ रेट है वो वहां से कम हो जाए, 10-12% के आसपास ग्रोथ रेट आने लग जाए. बट दीज आर लाइक द प्रोबेबल सिनेरियोज बिकॉज द इंडस्ट्री डजंट ग्रो एट 25-30%. सो कैम्स 25-30% पे ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट यही है, क्योंकि कैम्स ऑलरेडी इज द मार्केट लाइक 70% मार्केट शेयर. सो इन सच बिजनेसेस प्रेफरेबली अगर आप CDSL को देखेंगे तो CDSL इज अ वेरी गुड प्लेबुक, क्योंकि अगर आप जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैम्स में भी ऑपरेटिंग लेवरेज डी लेवरेज है, बट आप CDSL में देखेंगे, अगर CDSL के एग्जाम्पल में आप देखते हैं तो जब यहाँ पे ईयर ऑफ लाइक मार्जिन गेटिंग स्क्वीज था, उसके बाद से अगर किसी ने CDSL देखा होता तो CDSL का 89 करोड़ का पैट ऑलमोस्ट 366 to 359 करोड़ का चला गया. Whereas अगर आप इस पीरियड में देखेंगे तो काफी हद तक मतलब यहाँ इन 3 years में देखेंगे तो CDSL का पैट वॉज स्टैग्नेटिंग अगर आप इस पूरे साल को देखते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स आर शैलो सिक्लिकल इन नेचर. So this is the biggest antithesis pointer for CAMS in my opinion. Like just a standard disclaimer, I don't own the stock probably due to this reason. कि यहाँ पे अभी कुछ नॉन लीनियर ग्रोथ नहीं दिख पा रही मेरे को पर्सनली. अगेन आपका कुछ भी व्यू हो सकता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए, तो दैट इज योर ओन ओपिनियन. बट यहाँ पे बस ये लगता है कि नॉन लीनियर ग्रोथ के चांसेस तभी हो सकते हैं जब मार्केट क्रैश करे या फिर फंड इंडस्ट्री का AUM कम हो एंड उसके बाद हम ऑपरेटिंग डी लेवरेज की साइकिल से अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज में जाए. But whereas otherwise business is a very consistent grower of 12 to 14% type. So with this we'll go towards the conclusion of the video.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड कैम्स का जो ग्लोबल पीयर्स है उनके साथ कंपैरिजन भी कैसे लगा, वैल्यूएशन की एक्सरसाइज भी कैसे लगी एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहेंगे या कौन से बिजनेस पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।